हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था केस स्टडी ऑफ दिल्ली एंड साउंड पोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट को ऐड करने से या कोई बायोलॉजिकल वेस्ट अगर वाटर के अंदर ऐड करते हैं जो कि उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, वही वाटर पोल्यूशन कहलाता है। और ये होता कैसे है, वाटर पोल्यूशन कोज कैसे होता है, इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था और आज अपन आगे डिस्कस करेंगे। द वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ organic and inorganic chemicals as well as biological material which change physical and chemical properties of water, जो कि वाटर की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। देखो अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन ने कुछ पॉइंट तो डिस्कस कर रखे थे वाटर पोल्यूशन के। वाटर पोल्यूशन कैसे कोज होता है, इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की हम बात कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल केमिकल मटेरियल कौन कौन से हैं, केमिकल मटेरियल कौन कौन से हैं। जितने भी देखो काफ़ी सारे हैं जो कि वाटर पोल्यूशन को कोज करते हैं। वाटर पोल्यूशन को कोज करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सीवेज हो गया, गंदे नाली का पानी, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, और अगर अपन बेटा बात कर सकते हैं तो इंडस्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हो गया। तो ये सारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जितने भी ड्रग्स हैं जो भी जाते हैं हॉस्पिटल्स से, जो भी ड्रग्स निकलते हैं, हॉस्पिटल्स का कचरा है, या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ये सब क्या करता है, ये जितने भी सीवेज हैं, डोमेस्टिक सीवेज की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सारे के सारे वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। अब अपन इस पे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स हमने कल भी अपने लेक्चर के लास्ट में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आने वाला पॉइंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ वो होते हैं कि क्या किस तरीके से हम मेज़र करते हैं कि पोल्यूशन का लेवल है। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे अपन बता सकते हैं कि कितना रेट है पोल्यूशन का। तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि ये कोई भी पॉन्ड है सपोज, ठीक है। अब ये पॉन्ड है, इसके अंदर फिशेज हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ही अब इसके अंदर क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ ऐड होंगी, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड होने से इम्प्योरिटीज़ ऐड होंगी, या फिर जब इसके अंदर ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाएंगी तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और वो बेटा क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर यहाँ पे जो वेस्ट है इसको डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर की अपन बात करते हैं जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जिसको अपन बीओडी बोलते हैं। बीओडी का मतलब क्या होता है, एक बार डेफिनेशन अपन रीड करते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। द वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड, वाटर पोल्यूशन जो है उसको अपन मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब अगर यहाँ पे इस पॉन्ड के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी, अगर इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा होंगी, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होंगे, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज़्यादा होगा तो उतने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करेंगे बेटा, डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेड करने के लिए मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हम जिसको बोलते हैं। तो पॉन्ड की जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उस पॉन्ड की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उस ऑर्गेनिक वेस्ट पे कौन अटैक करेगा बेटा, उस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो इस बात से सार है वो क्या निकलता है, यानी समरी की हम बात करते हैं
तो यहाँ से हमारे माइंड में ये समरी क्लियर होती है कि अगर हमें कोई भी पोल्यूटेड रिवर दिखाई देती है, कोई भी बहुत ही हैवीली पोल्यूटेड रिवर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस रिवर की जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्रेश पॉन्ड या रिवर के कंपैरिजन में। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। द वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, बीओडी से, यानी इंक्रीज्ड, बीओडी इंक्रीज किसकी होगी, वाटर पोल्यूटेड। अगर पोल्यूटेड वाटर है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसी के यहाँ पे बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट का इनपुट होगा उतनी ही ज्यादा बीओडी होगी, उतनी ही ज्यादा बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। और अब अपन बात करते हैं, ऑक्सीजन इज रैपिडली कंज्यूम्ड बाय माइक्रोब्स देयर बाय कॉजिंग ड्रॉप इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ क्या है बेटा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। डीओ क्या है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। ठीक है, अपने को साथ साथ चलना है, बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करते देखते हुए अपन चलेंगे यहाँ पे। और कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो आपका मतलब पूरा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो 101% क्लियर होंगी। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनता है मेनली वो यहीं से बनता है। ठीक है, तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ये अगली स्लाइड है, यहाँ पे मैंने एक कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है। ये कर्व जनरली समझ ऐसे रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हमारे समझ में नहीं आता। अब मैं इसके बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ। ठीक है, ये कर्व किस किस के बीच में है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये रनिंग वाटर का कर्व है, स्टैटिक वाटर का कर्व नहीं है। जो आपकी क्वेरीज जो आपको इस कर्व में दिक्कतें आती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि ये रनिंग वाटर या डायनेमिक वाटर का कर्व है, डायनेमिक वाटर का कर्व है, डायनेमिक वाटर। ठीक है, मूव कर रहा है, डायनेमिक वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, जितनी भी बड़ी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो नियर बाय हैं किसके, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे हैं, रिवर्स के सराउंडिंग में हैं। तो वहाँ से जहाँ पे रिवर एंटर हो रही है वहाँ पे वाटर जो होगा वो क्या होगा, फ्रेश होगा। जैसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जहाँ से जो रिवर एंटर कर रही है वहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा, और जहाँ से दिल्ली के अंदर से पास आउट हो रही है वहाँ पे वाटर जो होगा वो काफ़ी पोल्यूटेड मिलेगा, और काफ़ी दूर चलने के बाद में उन सिटीज़ से वाटर जो है वो वापस से नॉर्मल ही मिलेगा, अपने को फ्रेश वाटर ही मिलेगा। यानी इम्प्योरिटीज जहाँ पे इनपुट हो रहा है, जहाँ से सोर्स है, कितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जिनके जो नाले हैं, जिनके ड्रेनेज हैं, वो सारे कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, वहीं पे ओपन हो रहे हैं। तो इसी के बिहाफ पे ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कर्व जो है ये रनिंग वाटर का है। अब आप इस कर्व को समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा ये कर्व अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ये जो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं ये किसके बीच में कर रहे हैं, ये कर्व अपन ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एनसीईआरटी का डायग्राम है बिल्कुल। इससे भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं काफ़ी टाइम। और ये है बेटा कंसंट्रेशन, इन शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के बीच की बात है। तो बेटा फ्लो आ रहा है, नदी आ रही है, एंटर हो रही है, सिटीज़ के अंदर जैसे ही एंटर होगी, सिटीज़ के अंदर जैसे ही एंटर होगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ही सिटी से पहले बिल्कुल जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये डीओ को कर रही है कि उसके अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल पीक पे है, और यहाँ पे डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो सिटी के अंदर एंटर करेगी तो ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है ये ड्रॉप हो जाएगा, और ये बेटा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया
और जैसे ये प्योरली सिटी के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे एक टाइम पे ये डिजोल्व जो ऑक्सीजन है ये जीरो भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, जैसे जैसे हम आउटसाइड में निकलते जाएंगे, आउटसाइड में निकलेंगे तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन वापस इंक्रीज होने लग जाएगा। डिजोल्व ऑक्सीजन किस पे डिपेंड करता है, इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है। डिजोल्व ऑक्सीजन किस पे डिपेंड करता है, इंप्योरिटीज पे डिपेंड करता है कि इंप्योरिटीज जो हैं वो क्या होने लग जाएंगी, जैसे जैसे कम होने लग जाएंगी तो ये ऊपर की तरफ वापस से इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है बीओडी की अगर अपन बात करते हैं तो बीओडी बेटा यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे जो गंदे पानी की नदियां आ रही हैं तो माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर जा रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इस पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी इस पॉइंट पे। और जैसे जैसे नदियां आउटसाइड से जाएंगी वैसे वैसे बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख रखा है, फिश किल्ड एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर, कि जैसे यहाँ से ये जो नदियां आ रही थी, जैसे ये मान लो कोई सिटी आ रही है, उसी का मान लो आपकी कोई सिटी से पहले का मान लो, यहाँ पे सिटी से जस्ट पहले जो फ्रेश वाटर आ रहा था सिटी के अंदर एंटर करने से पहले, यानी कोई पोल्यूटेड सिटी के अंदर एंटर करने से पहले, तो यहाँ पे इसकी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन था वो भी काफ़ी ज़्यादा था और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उसकी कम थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फिश जो है, फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर, जैसे इसके अंदर एंटर हुआ, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या हुआ, फिशेज की डेथ होने लग गई और कलर है वो भी चेंज होने लग गया, क्योंकि तरह तरह के केमिकल्स जो है बेटा वो उसके अंदर एंटर करने लग गए। बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे, इस कर्व को आप इजीली क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, फ्रेश वाटर बीओडी ज्यादा, फ्रेश वाटर की क्या होती है, बीओडी कम होती है, और इम्प्योरिटीज यानी इम्प्योर यानी पोल्यूटेड वाटर की बीओडी हमेशा ज्यादा होती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, बस इतना सा छोटा सा पॉइंट है। अब बेटा ये आपको सभी को बिल्कुल क्लियर हुआ है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पॉइंट आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों में क्या डिफरेंस है। सीधी सी बात है कि जहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आ रही है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आ रही है वहाँ पर सिर्फ हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहे हैं। वहाँ पे अपन जो डिग्रेड हो सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो डिग्रेडेबल हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, ओनली उन्हीं की बात हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये पहली लाइन मैं बोलूंगा और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सिर्फ माइक्रोब्स की बात हो रही है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर और बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है। बहुत प्यारी लाइन लिखी गई है यहाँ पे, जिसको आप देखते ही पढ़ते ही बिल्कुल इमेज क्लियर हो जाएगी। तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इट इज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय केमिकल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल आ गया बेटा यहाँ पे, वहां पे ओनली बायोडिग्रेडेबल, ओनली ऑर्गेनिक मैटर के अंदर भी डिग्रेडेबल है, उसी की बात होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल भी आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आ गया इन वाटर, यानी केमिकल्स के थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली केमिकल्स इनपुट करके हम उसका डिग्रेडेशन करवा रहे हैं टोटल का, टोटल ऑर्गेनिक मैटर का, जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आ गए। तो उसकी अपन बात करते हैं, तो ये क्या होती है बेटा, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं, एक ये पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ भी लिया जाता है और ये आप इजीली समझ सकते हो कि ये ऑलवेज ही ज्यादा होगी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD वैल्यू इज ऑलवेज हायर देन BOD वैल्यू, BOD वैल्यू इसके कंपेयर में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऐड कर लेते हैं। अगर किसी इंप्योरिटी की बात कर रहे हैं, BOD के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली डिग्रेडेबल की बात करेंगे, ओनली बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे, ओनली ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जहाँ पे माइक्रोब्स एक्ट करके उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसी बिहाफ पे अपन बात करेंगे। लेकिन COD की अगर हम बात करें तो COD की वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा होगी। क्या होगी, COD इज ऑलवेज
हाइयर होगा, काफ़ी पोल्यूटेड की अगर अपन बात करते हैं तो सीओडी, पहली बात तो केमिकल्स होंगे, वहीं पे अपन केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वहीं पे अपन सीओडी की बात करते हैं, क्योंकि ये उस इम्प्योरिटीज़ के अंदर बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों इंक्लूड होते हैं। ये बात आपको क्लियर है। अब बेटा और बिल्कुल लगभग दोनों सिमिलर ही वे में यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर एक बेसिक सा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के हमें इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक हेडिंग लगा ही देता हूँ, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी आप जब भी पढ़ पाओगे बेटा, जब ये लेक्चर आप कंप्लीट सुनोगे, आपके एनसीईआरटी पढ़ने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत इजीली आप एनसीईआरटी को रीड आउट कर दोगे, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो केयरफुली आपको चीज़ें डिस्कस करनी है, और आपके क्वेश्चंस रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप इजीली पूछ सकते हैं। अब बेटा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने लिखा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ पहले कि देखो बेटा, काफ़ी सारे वेस्ट आते हैं, रिवर्स में फ्लो होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट्स की अपन बात करते हैं जो कि डायरेक्ट रिवर्स में जाते हैं। अब रिवर्स में जा रहे हैं तो हम एग्रीकल्चरल वेस्ट में तो बोलोगे सर कोई सब बायोडिग्रेडेबल ही होगा, कुछ लीव्स होंगी, कुछ कटे हुए जो वेस्ट बचता है, जो भी हम सीरियल्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं एग्रीकल्चर से, तो उनकी इम्प्योरिटीज़ होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। उन पेस्टिसाइड्स के अंदर काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, तो जो कि डिग्रेड नहीं किए जा सकते, जो कि यहाँ से जाएंगे फ्लो होके कहाँ पे, नदियों के अंदर जाएंगे, और नदियों के अंदर जाने के बाद में बेटा जो भी रिवर्स के अंदर वो पहुँचेंगे तो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करेंगे। और हमारे ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं, हमने अभी इकोलॉजी के अंदर सेकंड इकोसिस्टम के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स की बात की थी कि काफ़ी सारे ट्रॉफिक लेवल्स थे, तो वो सभी ट्रॉफिक लेवल्स तक ट्रांसमिट हो गए। सर ये कैसे पॉसिबल है, क्या बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और बढ़ता हुआ जाता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जाएं। तो जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई भी एक पेस्टिसाइड है, कोई भी एक तरह का कोई पेस्टिसाइड ले लो, कोई भी हैवी मेटल ले लो, वो किसी न किसी एक्वेटिक एनिमल की बॉडी में जाएगा, और एक्वेटिक एनिमल से जो उनको ऑब्टेन करेगा उनमें जाएगा। जैसे जू प्लैंक्टन्स हो गए, वाटर में जाएगा, सबसे पहले तो वाटर में जाएगा, सबसे पहले जो वाटर में गया, वाटर में फिशेज रहती हैं, फिशेज में जाएगा, और फिशेज से लार्ज फिशेज से थोड़ा बर्ड्स के अंदर, और उनको इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से ट्रांसमिट होता है, काफ़ी सारे ट्रॉफिक लेवल्स को इफेक्ट करता है। तो चलो बेटा थोड़ा सा इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करते हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी, डीडीटी, पेस्टिसाइड्स आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते, एंड दे गेट एक्यूमुलेटेड इन टिश्यूज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन एंड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी क्या मतलब है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड द हाइएस्ट कंसंट्रेशन इन टॉप कंज्यूमर्स, और जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो किसके अंदर होगी बेटा, टॉप कंज्यूमर्स के अंदर होगी। जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी वो किसमें होगी, टॉप कंज्यूमर्स। एक डायग्राम के थ्रू हम ये पूरी कहानी हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कि ये कोई पॉन्ड है। अब किसी पॉन्ड के अंदर किसी इंडस्ट्रीज से वेस्ट गया, और वेस्ट जाके कहाँ पहुँचा, वाटर के अंदर पहुँचा। कोई भी इंडस्ट्रीज़ है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, हम डीडीटी की बात करते हैं, उसमें काफ़ी सारे हैवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स की हम बात करते हैं। पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी है, डीडीटी पहुंचा, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यहाँ से बेटा ये वाटर के अंदर गया। इसकी वाटर के अंदर अमाउंट कितनी है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये याद रखना आपको, पीपीबी है, और ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखनी है।
अब बेटा अपन इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, वाटर में है इसकी अमाउंट, अब इसको वाटर पे अंदर कौन है, जूप्लैंक्टन्स है। अब जूप्लैंक्टन्स के अंदर वाटर से ये ट्रांसमिट होंगे कितना, 0.004 पार्ट्स पर मिलियन। अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, काफ़ी छोटी साइज की होती हैं इसके अंदर, इनकी साइज के अकॉर्डिंग इनका अमाउंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ये वाटर है, वाटर तो काफ़ी ज़्यादा लंबे सरफेस एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा होने लग गया। जैसे बेटा अपन आगे की तरफ पढ़ते हैं, जूप्लैंक्टन्स पे कौन एक्ट करता है, स्मॉल फिशेज। जो ये स्मॉल फिशेज हैं ये किस पे एक्ट करती हैं, जूप्लैंक्टन्स के ऊपर, जूप्लैंक्टन्स को ये ईट करती हैं। अब जूप्लैंक्टन्स के अंदर, अब ऐसे तो है नहीं कि स्मॉल फिश से कोई एक जूप्लैंक्टन को खाएगी, काफ़ी लार्ज अमाउंट में जूप्लैंक्टन्स को इंटेक करती हैं, तो इसके अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो और इंक्रीज हो गई, और लार्ज फिशेज स्मॉल फिशेज को ईट करती हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि लार्ज फिशेज के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखो 2 पार्ट्स पर मिलियन होगी। अब बेटा और आगे चलते हैं। अब जैसे काफ़ी सारे आपने बर्ड्स देखे होंगे, मंडराते रहते हैं, वो ईट करते हैं किनको, इन लार्ज फिशेस को, तो उसके अंदर जो अमाउंट होगी वो 25 पार्ट्स पर मिलियन, सबसे हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन होगी वो कहाँ पे होगी, फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर। तो यही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। टॉप कंज्यूमर के अंदर इसकी अमाउंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ तक अपनी स्टोरी बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा इसी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे ये फिशेज के अंदर क्या करता है, डीडीटी जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है उसको इफेक्ट करता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की वजह से इनके जो जनरेशन्स हैं उन वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनमें डेथ होने लग जाती है। डेथ होने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उसका जो सेल है, एग का जो सेल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर थिनिंग होने लगती है, तो एग होता है वो पहले ही प्री मेच्योर रप्चरिंग हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अब अपन बात करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब्स द कैल्शियम metabolism in birds which causes thinning of egg cell and their premature breaking and eventually decline in birds। और इवेंचुअली क्या होता है, बर्ड्स के अंदर कमी आने लग जाती है, बर्ड्स पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टेड हो जाएगी, उसके अंदर कमी आने लग जाएगी। एंड बेटा अगला पॉइंट हमारे पास आता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ने की वजह से जो फ्री प्लैंक्टोनिक एल्गी हैं वो उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, और वाटर की जो सरफेस है वो बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाती है, और उसे हम बोल देते हैं एल्गल ब्लूम। इसकी वजह से इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादा अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने की वजह से इन वाटर ऑल्सो कोजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक यानी फ्री floating algae called algal bloom which imparts the distinct color of water bodies। water bodies का जो कलर है वो चेंज होने लग जाता है, ग्रीन और येलोइश कलर का हो जाता है। इट कॉजेज डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। ये वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करता है और फिशेज की मोर्टेलिटी। रीज़न क्या है बेटा कि ये ऊपर ग्रोथ करने लग जाएंगी, फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो हैं ये ऊपर यानी एल्गल ब्लूम पूरा फैल जाएगा। स्टैटिक वाटर के अंदर ही हमें जनरली ये देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से ये फैल जाएगा। काफ़ी आपने लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर देखा होगा ऐसा कि बुरी तरह से बेटा ये एल्गल ब्लूम है ये फैल गई। एल्गल ब्लूम फैलने से क्या होता है, नीचे तक लाइट नहीं पहुंच पाती, तो नीचे के जो प्लांट्स हैं, जो सबमर्ज प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, वहाँ पे उनकी डेथ होने लग जाती है। उनकी डेथ होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिग्रेडेशन करने लग जाते हैं, और जितनी भी फिशेज़ हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से उनकी भी डेथ हो जाती है। तो अब अपन बात करते हैं इसी के पॉइंट पे, इस तरीके से यानी फिशेज़ की मोर्टेलिटी और ऐसे वाटर की जो क्वालिटी है वो भी क्या होती है, ख़राब होती है। आई बात समझ में। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके बारे में आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखो मैंने एक लेक बनाई है, ठीक है, एक पॉन्ड बनाया है। इस पॉन्ड के अंदर बेटा मैंने आपको जैसा कि बताया कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होने की वजह से यहाँ पर एल्गल ब्लूम का नंबर बढ़ चुका है। एल्गल ब्लूम का नंबर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, नीचे तक लाइट नहीं पहुंच पा रही, नीचे तक लाइट नहीं पहुंच पाने की वजह से यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स थे वो क्या होने लग गए, डेड होने लग गए, डाउनफॉल होने लग गए अंदर ही। तो इस वजह से क्या हो गया, इस वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई, माइक्रोब्स का नंबर बढ़ने लग गया, और
बीओडी बढ़ने की वजह से यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने लग गई, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आने लग गई, तो इसके अंदर रहने वाली जो फिशेज थी उनकी भी डेथ हो गई। और ये वाटर, ये जो सेलो, ये जो लेक है ये कैसी होने लगी, सेलो होने लग गई। और ये इसी प्रोसेस को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर बेटा अपन बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रेफर टू एज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिटी के अंदर लॉस आना वही क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और ऐसी लेक को अपन यूट्रोफिक लेक भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इन दिस प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लेक स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम, यानी जो न्यूट्रिएंट हैं इस लेक के अंदर वो क्या, किसको, ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, एल्गल ब्लूम की ग्रोथ को, कि एल्गल ब्लूम की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक लोडिंग एंड ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन इन ऑक्सीजन कंटेंट एंड द वाटर कोजिंग डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। और एक्वेटिक एनिमल्स की क्या होगी, डेथ होगी, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है बेटा, यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। अब मेरा कहने का मतलब है कि इसी तरीके से फिर क्या होता है, ये जो लेक है धीरे धीरे लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे पाइल अप होने लग जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर एल्गल ब्लूम आएंगे, नीचे लाइट नहीं पहुंचेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और प्लांट्स जो हैं वो डाई होने लग जाएंगे। प्लांट्स डाई होंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, फिशेज डाई होने लग जाएंगी और लेक है वो पाइल अप होने लगेगी, फिलअप होने लगेगी डेड ऑर्गेनिजम्स से, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे वो लेक किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे वो लेक या पॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा लैंड के अंदर। ठीक है, तो इसको हजारों साल लग जाते हैं, कहने का मतलब ये है हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं नेचुरली। ठीक है बेटा, अब लैंड के अंदर कन्वर्ट होने में यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इनटू लैंड। वाटर हायासिंथ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वाटर हायासिंथ का, जिसको अपन आइकोर्निया क्रासापिस भी बोलते हैं, आइकोर्निया क्रासापिस भी बोलते हैं, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड एंड ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, वाटर हायासिंथ को अपन टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये एक वीड है बेटा जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है और ये बहुत स्पीडली ग्रोथ करता है, और ये भी इसी तरीके का काम करता है, अदर प्लांट्स को, अदर एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और ये अदर प्लांट्स इसकी वजह से डेथ होने लग जाते हैं, पूरे वाटर के अंदर ये छा जाता है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट है। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला, कि बंगाल के अंदर यहाँ पे लाया गया, ये इंडियन नहीं है, बाहर से लाया गया वीड था ये वाटर हायासिंथ जिसको अपन बोलते हैं। तो इसने क्या किया कि बंगाल के अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट फूड है वो फिशेज हैं, तो वहाँ पर ये पानी के अंदर ग्रोथ होने की वजह से फिशेज की काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेथ हुई, तो उस वजह से इसको अपन बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल भी हम इसको बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा सिंपली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है बेटा, कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, आपको बिल्कुल सीक्वेंस ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, और उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज होने के लिए बायोलॉजिकल, केमिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों तरह के जो वेस्ट है, पोल्यूटेंट्स हैं, वो वाटर में आएंगे, जब भी वाटर पोल्यूशन कोज होगा। और वो पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, उन पोल्यूटेंट्स के आने के पीछे रीज़न है, जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं, यहाँ से वो पानी के अंदर आती हैं, और उसमें क्या करती हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हैं, हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट हैं, तो ये सारे ही वाटर पोल्यूशन को कोज करते हैं। फिर हमने बात की कि मेज़र कैसे करते हैं, कि पोल्यूशन को मेज़र करने वाले फैक्टर्स की, हाँ ये पोल्यूटेड वाटर है, कैसे बोलोगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो इन पॉइंट्स से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो वाटर है ये ज़्यादा पोल्यूटेड है, ये कम पोल्यूटेड है, इन्हीं के बिहाफ पे हम ये चीज़ें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन से इफेक्ट्स कौन से, बायोमैग्निफिकेशन, बिग डील, बायोमैग्निफिकेशन है, इसकी वजह से ही तो हुआ है बायोमैग्निफिकेशन, एंड अदर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज ए डिफरेंट थिंग, अगर अपन बात करते हैं, यूट्रोफिकेशन तो अलग चीज़ है, ये तो अपने अलग ही पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं की बात करते हैं अपन यहाँ पर। हाँ, इससे रिलेटेड ही है एक तरीके से, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए, जैसे मेनली नाइट्रेट, सबस्ट्रेट, जो भी ये हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये जितने भी हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे रिवर के अंदर। तो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे तो प्लांट का नंबर बढ़ेगा, उसी तरीके से एल्गी का नंबर बढ़ेगा, एल्गल ब्लूम बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होने की वजह से। नाइट्रेट और इन पे सल्फेट पे इन पे डिपेंड करती है। नाइट्रोजन सल्फर एनपीकेज की अगर अपन बात करते हैं, नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस पोटेशियम, ये जितने भी हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं एनपीकेज की, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एनरिचमेंट बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारा साइकिल पोल्यूशन की वजह से ही होता है मेनली, अगर हम बात करते हैं तो। यहाँ पर बेटा लास्ट अपने पास में पॉइंट आता है कल्चरल और एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन हम किसे बोलते हैं। कल्चरल एंड एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन की हम बात करते हैं। कल्चरल एंड यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन ही है ये भी सिंपली, बट हज़ारों साल जहाँ पर लग रहे हैं किसी भी काम को होने में कि हाँ भाई काफ़ी हज़ारों साल के अंदर यूट्रोफिकेशन की वजह से जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं वो लैंड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। बट कल्चरल के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन की वजह से वो 1000 से 200 100 साल 50 साल में ही वो लैंड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन तो ऐड करता है उसमें, अपना रोल प्ले करता है, इंक्रीज करता है इम्प्योरिटीज़ को, तो जल्दी भरेगी तो जल्दी से जल्दी लैंड या वाटर के अंदर उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा यही सिंपल बातें हैं। तो इसी के अंदर चलो देख लेते हैं थोड़ा कि द पोल्यूटेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी लाइक इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एसिलरेट द एजिंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है, एजिंग प्रोसेस को एसिलरेट करता है। द प्राइम कॉन्टामिनेंट्स आर नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स विच एक्ट्स एज प्लांट न्यूट्रिएंट। ये प्लांट न्यूट्रिएंट, अभी जैसे कि अपन बात कर रहे थे, ये प्लांट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा डीडीटी पेस्टिसाइड्स इनका जितने ज़्यादा यूज़ करेगा, जितने ज़्यादा और केमिकल्स का यूज़ करेगा, एग्रोकेमिकल वेस्ट भी रन ऑफ होकर वाटर में जा रहा है, तो वो भी क्या करेगा, एसिलरेट करेगा, यानी फास्ट करेगा। जितना ज़्यादा एल्गल ब्लूम, जितनी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा जो रिवर है वो रिवर या जो भी लेक्स हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, आने वाले टाइम में लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड कोजिंग अनसाइटली स्कम, यानी ऊपर बिल्कुल स्कम जमा हो जाएगा। जैसे ये रिवर है तो यहाँ पे एकदम स्कम, एकदम ऐसे लेयर्स बन जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर, वहाँ से स्मेल भी आती है। कभी आपने देखा होगा अपने घर के आसपास कोई भी ऐसे तालाब होता है, उसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो स्मेल करने लग जाता है। ठीक है, अब बेटा केस स्टडी की बात करते हैं। एक केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है केस स्टडी। अभी हमने एयर पोल्यूशन के अंदर भी डेली केस स्टडी की बात की थी, उसी की तरह हम सिंपली यहाँ भी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड केस स्टडी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्या केस स्टडी क्या हुई कि पहले पोल्यूशन कितना था, बाद में पोल्यूशन, वाटर के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, हाई लेवल पे हो गया, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड से उसको क्या किया जाए, सही किया जाए। तो यहाँ पे द ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर बाय यूटिलाइजिंग द मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेस, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेसेस को यूज़ करके उसको फिल्टर करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इनिशिएटिव जो सबसे पहले इनिशिएटिव स्टार्ट किसने किया कि चलो भाई मैं करता हूँ इस काम को। इनिशिएटिव इज़ द टाउन ऑफ आर्केंटा। आर्केंटा टाउन के किसी एक बहुत ही, जैसे गांव के अंदर किसी कस्बे के अंदर कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसने अपना हाथ ऊपर किया कि चलो हम करेंगे। उसने यूनिट बनाई अपनी। अलोंग, ये कहाँ पड़ता है, सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थन कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। और इसने यहाँ पे सबसे पहले स्टैंड लिया। क्या किया गया इसके अंदर, कितने स्टेजेस हैं, इन सिंपल 2 स्टेजेस के बारे में हम बात करते हैं। द क्लीनिंग अकर इन 2 स्टेज, कितने स्टेजेस के अंदर, ओनली 2 स्टेजेस के अंदर। ठीक है, 2 स्टेजेस के अंदर सबसे पहली स्टेज तो ये है, सेकंड स्टेज ये है। पहली स्टेज कौन सी है, द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है जो भी कंकड़ पत्थर हैं उनको नीचे जमा हो गए, वहाँ से आइसोलेट कर दिया गया। फिल्ट्रेशन, जो भी पॉली बैग्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया, जो फ्लोटिंग डिबेरीज हैं उनको अलग कर दिया गया। देन उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या वायरस हैं उनको क्लोरीन ट्रीटमेंट से उसको फिल्टर किया गया।
पहला तो ये था, ठीक है बेटा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेज, कुछ 6 कनेक्टेड मार्सेज लिए गए, कुछ ऐसे ऐसे मार्सेज थे, 6 कनेक्टेड मार्सेज थे, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऐसे मार्सेज लिए गए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। 6 कनेक्टेड मार्सेज लिए गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ ऐसे ये 6 मार्सेज लिए गए, ठीक है। इन्हीं के बिहाफ पे यहाँ से ये जो 6 मार्सेज लिए गए, कहाँ पे, कितने में, ओवर 60 हेक्टेयर ऑफ मार्सलैंड के अंदर। और यहाँ पे क्या किया गया कि जो वाटर हमने फिल्टर किया उसके अंदर क्या है, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह की हैवी मेटल्स को आइसोलेट करने के लिए, हैवी मेटल्स को आइसोलेट कैसे किया जाए, तो वहाँ पे क्या किया गया, इन मार्सेज के ऊपर काफ़ी सारे प्लांट्स की ग्रोथ करवा दी गई। कुछ प्लांट एल्गी एंड फंजाई की क्या करवा दी गई बेटा, ग्रोथ करवा दी गई, जो कि क्या करेंगे, और यहाँ से वाटर को रन करवाया गया, ठीक है। धीरे धीरे वाटर को क्या करवाया गया, रन करवाया गया। अब ऐसे तो है नहीं कि सीधा ही फिल्टर हुआ वाटर और उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, वो लोगों को सीधा उसको आइसोलेट कर लें, सीधा आइसोलेट कर लिया तो लोगों की डेथ होगी, अलग अलग तरीके की डिजीजेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए क्या किया गया, उन मार्सेस के थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, या कुछ बैक्टीरिया भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो नहीं, यहाँ पे अपन इन्हीं की बात करेंगे। एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स, ये क्या कर लें, एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स, और यहाँ से जो वाटर मिलेगा वो क्लीन वाटर मिलेगा। यहाँ पे जो वाटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा। और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, और बेटा जो इनिशिएटिव लिए गए ये आपको ध्यान रखना है। इकोसैन यूज़ किए गए, ये टॉयलेट्स हैं, इकोसैन टॉयलेट्स, ठीक है। ये मेनली ये क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का लेस यूज़ होता है, जैसे कि अपन फ्लश यूज़ करते हैं, फ्लश के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इकोसैन टॉयलेट्स के अंदर कुछ अलग सिस्टम होता है कि एक गार्बेज तरीके से उनको बना लिया जाए, उसको कलेक्ट कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं है, और फिर उसको एज ए मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर की भी क्या होती है, बचत होती है, ठीक है बेटा। तो ये मेनली केरला एंड श्रीलंका में, केरला एंड श्रीलंका यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इकोसैन टॉयलेट्स, ठीक है। तो ये सारे हैं कि स्टेप्स लिए गए कि जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसकी केस स्टडी की, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन था, इसको आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से बेटा रीड आउट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो मान लो कि बिल्कुल बढ़िया है, सारी चीज़ें फिर बिल्कुल अच्छे से है, क्योंकि क्वेश्चन जो जनरली है वो यहीं से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये वाला जो बेटा कर्व है, ये कर्व काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट वन जो है हमारे, ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है बायोमैग्निफिकेशन, ये आपको काफ़ी अच्छे से करना है। एंड देन यूट्रोफिकेशन, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच।